क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा आप लोगों को पता है, भारत का भौगोलिक विभाजन। तो भारत को भौगोलिक विभाजन पढ़ने से पहले अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें, जैसे कि हम लोग पिछली क्लासों में देख रहे थे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने उससे जुड़े हुए देश से संबंधित थोड़ा समझा, अक्षांश, देशांत, लैटिट्यूड, लॉन्ग लैटिट्यूड, और बात करें इंडिया के, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, उसके रिलेशनशिप के बारे में समझा, उसकी सीमाओं के बारे में समझा। वो क्लासें जो हुई काफी अच्छी हुई। और जो हमारा दूसरा अध्याय होने वाला है, मतलब दूसरा जो चैप्टर आज से शुरू होने वाला है, वो है हमारा भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल जो होने वाला है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँ आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी पूछ लेता है कि ये पूछना स्टार्ट करता है, चलो बताओ कि पठारों के बारे में बताओ, मरुस्थल पहाड़ियों के बारे में बताओ, भाग जो मैदानी भाग है उसके बारे में बताओ। तो हम लोगों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है दूसरा अध्याय। तो दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों को जैसा कि पता है। और अगर हम टॉपिक की बात करें, सबसे पहले टॉपिक की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने वहां पे देख लिया था हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं टॉपिक क्या क्या है। तो टॉपिक में अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर्वत की, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर्वत की, पठार की, दर्रों की, पर्वत की, पठार की और दर्रों की, द्वीप की, यहाँ पे द्वीप की भी बात करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे समुद्र की भी बात करेंगे। पहले आप टॉपिक समझ लेते हैं, ठीक है। समुद्र की, यहाँ पे हम लोग समुद्र की भी बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? समुद्र की। द्वीप के बाद समुद्र की, समुद्र की भी बात करेंगे, समुद्र की। अगर उसके बाद एक और देखिए, अन्य स्थलाकार आकृतियों के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। अन्य स्थलाकार आकृतियां, अन्य स्थलाकार आकृतियां, इसके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो टॉपिक को हम लोगों ने जैसे देख लिया, हमें इसको बांट लिया, पर्वत के बारे में पढ़ना है, पठार के बारे में पढ़ना है, दर्रे के बारे में पढ़ना है, द्वीप के बारे में पढ़ना है, समुद्र के बारे में पढ़ना है और अन्य स्थलाकार आकृतियों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमारा छठा चैप्टर है। अखिल हेलो, कल आपका ऑफिस में आया था मैं, आप मिले नहीं थे, अच्छा नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो कल पर्वत, अब इस टॉपिक में अगर हम बताएं तो पर्वत, पठार, दर्रे, द्वीप और समुद्र के बारे में भी पढ़ना है। ये हमारा टॉपिक हो गया। जैसे कि हमने जब पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि उसके पहले टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि एक एक पॉइंट को हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो कल ऑफिस शायद बंद रहा होगा या हम ना रहे होंगे, इसलिए मिला नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे ये टॉपिक हो गए। तो टॉपिक में अगर हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें, जैसा कि हम लोगों को पता है, अब भौगोलिक विभाजन जब पढ़ ही रहे हैं, तो भौगोलिक विभाजन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। अगर हम भौगोलिक विभाजन की बात करें, जैसे कि हम बात करें भूगोल का मतलब आप लोगों को पता है, पृथ्वी, और पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है। वैसे ही अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक फिजिकल जियोग्राफी होती है, एक फिजिकल होती है, और एक कौन सी होती है? एक होती है प्रशासनिक। कौन कैसी होती है? एक प्रशासनिक होती है। अगर हम प्रशासनिक की बात करें, प्रशासनिक भाग भूगोल में क्या क्या आ जाता है? प्रशासनिक भूगोल में, प्रशासनिक भूगोल में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं राज्य, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट, यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पठारों के बारे में पढ़ते हैं, पठार के बारे में, मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं, मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, उसके बाद मरुस्थल हो गया, द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, जब इसको हम बांट देते हैं भौगोलिक विभाजन को, तो हम कहीं ना कहीं हम राज्य को देखना शुरू करते हैं, राज्य और केंद्र शासित को। और जब हम फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिकल की बात करें, तो हम वहां पे पठार, मरुस्थल और द्वीप को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक तो आप लोगों को बता ही दिया है, टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक जो होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
अब हम भारत का भूगोल अगर समझने की कोशिश करें, अगर थोड़ा सा परिचय लेने की कोशिश करें भौगोलिक विभाजन की, तो लगभग लगभग अगर हम परिचय की बात करते हैं जब, तो लगभग लगभग अगर परिचय की बात करते हैं जब हम, तो 11% हमारे भारत में लगभग लगभग 11% पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। और अगर लगभग लगभग बात करें 18% पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, 28% पठार देखने को मिलते हैं लगभग। ये हमारा एग्जैक्ट जो रेशियो है वो नहीं है, लेकिन लगभग अगर हम बांटना शुरू करें, तो अगर जब मैप में हम देखना शुरू करते हैं तब वहां पे हमें ये देखने को मिलता है। और 43% हमें भाग पर मैदान दिखाई देते हैं, 11% हमें पठार दिखाई दिए, 18% पहाड़ियां, 28% पठार और 43% हमें मैदान देखने को मिलता है। जब हम मैप देखो, जब जियोग्राफी मैंने पहले स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने बताया था आपके पास ग्लोब होगा तो अच्छे से समझ में आएगी, या तो आप मैप लेके बैठे। अब जैसे आज की जो क्लास होने वाली है, अभी तक हम लोगों ने बिना मैप के समझना शुरू किया था, बिना मैप के पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन जो आज की क्लास होने वाली है अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक मैप लेके बैठे, सादा मैप लेके बैठे, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आप भरते जाएं, जिससे आप लोगों को जो होगा वो ज्यादा आपके समझ में आने लगेगी क्लास। तो क्लास का जो है 90% जो निचोड़ होगा वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको क्या, आपके पास क्या आएगा, केवल 50% समझ में आएगा कि सर हमें कहाँ पे बताया था और कहाँ पे नहीं बताया था। तो क्लास को मैंने बताया, परिचय के बारे में समझ लिया हम लोगों ने 11%, 18% पहाड़ियां देखने को मिल रही हैं, 28% पठार देखने को मिल रहे हैं और 43% भाग जो है हमारे मैदान के देखने को मिलते हैं। तो अब क्लास को आगे थोड़ा सा बढ़े भौगोलिक विभाजन के बारे में। अब भौगोलिक विभाजन को हमने अगर देखा जाए तो कहीं कहीं 5 बताया है कि 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी की तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे क्या बताया है, एनसीईआरटी के अनुसार विभिन्न उच्चावचों के स्वरूपों, चट्टाने निर्माण प्रक्रम आदि के आधार पर भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब जब हम अलग अलग पुस्तक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें कहीं पे 5 देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग किस माध्यम से, किस को पकड़ के चलेंगे, हम लोग जो पकड़ के चलेंगे वो एनसीईआरटी को पकड़ के चलेंगे, और उसमें किसमें बताया है, उसमें 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो अगर हम उनको पढ़ना स्टार्ट करें तो याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भौतिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो केवल एक तरह से सोचो, क्योंकि जहां पे डाउट होते हैं, जब बड़े एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं, वहां पे ऐसे डाउटनेस क्वेश्चन पूछता ही नहीं कि जिसमें आप फंस जाएं, उसमें केवल सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है जो आपको घुमा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 6 है, कहीं पे 5 है, तो इसको छोड़ दी। अगर हम सबसे पहले बात करें, बांटने की बात करें, तो बांटने में सबसे पहले हम द्वीप समूह के रूप में बांटा गया है। भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले द्वीप समूह में बांटा गया है। द्वीप समूह का मतलब हो गया, द्वीप समूह का ये मतलब ये हुआ कि जैसे हम भारत को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब भारत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लक्षद्वीप, अरब, यहाँ पे कई सारे द्वीप हमें देखने को मिलते हैं। जब कई सारे द्वीप हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले किस भाग में बांटा गया है, तो सबसे पहले हमें द्वीप के रूप में बांटा गया है। और दूसरी बात करें, उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के रूप में बांटा गया है। अगर हम बात करें दूसरा तरफ, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, मतलब जब हिमालय की हम बात करते हैं, जब अगर मैप बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, जब हम ये ऐसे मैप बनाएंगे, सॉरी, ठीक है, जब मैप बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो देखने को हमें ऐसा मिलता है। मैप हमारा कैसे बनता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये समझ जाए। लेकिन जब ये उत्तर पूर्वी वाला जो हिमालय है, जब ये हमारा जम्मू कश्मीर से चलता है, तो ये जो इतना इलाका होता है, ये पूर्वी, उत्तर से लेके पूर्वी इलाके तक, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। कैसी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, यहाँ पे हिमालय हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो हिमालय, अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो हमें यहाँ पे हिमालय के रूप में, लय के रूप में देखने को मिलती है, हिमालय के रूप में। ठीक है, तो समझ गए ये चीज। दूसरा उदाहरण हमारा सबसे बड़ा क्या है, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला देखने को मिलती हैं। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है, किस 3, ये तो 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले नंबर 1 द्वीप समूह, नंबर 2 उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, नंबर 3 तटीय मैदान। जैसा कि हम लोगों को जब पता है, जब मैप बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें तटीय मैदान देखने को मिलता है। अगर बात करें, ये देखो, जैसे कि इस मैदान को बात करें, जब इस मैप की बात करें, तो इस मैप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जब
हम लोग नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ आप लोगों को पता है कि पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर बहती हैं, कुछ ईस्ट से वेस्ट की ओर नदियां बहती हैं। तो जो नदियां ये बहती हैं ये अपने साथ जो एक तरह से देखो जो मलबा लाती हैं, जो एक तरह से सिल्क लाती हैं, मतलब मिट्टियां लाती हैं, जो रेत लाती हैं, ये हमारे जो लास्ट वाले किनारे होते हैं इन पे जाके जम जाती हैं। तो इससे क्या निर्माण होता है? इससे तटीय मैदानों का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? इससे तटीय मैदानों का निर्माण होता है। ये समझ में आया? तो तीसरा हमें पॉइंट क्या पढ़ना है? तटीय मैदान के बारे में पढ़ना है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो तटीय मैदान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम चौथे की बात करें, हमें उसके बाद प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में जानना है। प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में जानना है। अब पठार की बात करें, जो पठार हैं इनको हम एक एक पॉइंट में पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि मैंने टॉपिक पहले बता दिए कि जो पहले हमें पर्वत, पठार, दर्रे, द्वीप, समुद्र और अन्य स्थल आकृतियों के बारे में जानना है। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे पहले द्वीप समूह कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में एनसीईआरटी के हिसाब से। द्वीप समूह, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तीसरा है हमारा तटीय मैदान, और चौथा जो हमारा है प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, जो 5वें भाग में बांटा गया है, तो 5वां पॉइंट कौन सा है? 5वां पॉइंट की अगर बात करें तो भारतीय मरुस्थल के बारे में हमें पढ़ना है। भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ना है। अब जब हम देखते हैं, जब हम मैप बनाना स्टार्ट करते हैं, जब ये हमारा राजस्थान वाला इलाका पड़ता है, यहाँ पे अगर मान ले गुजरात के ऊपर जो राजस्थान वाला इलाका है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मरुस्थल देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? मरुस्थल देखने को मिलता है। तो हमें 5वें पॉइंट पे क्या पढ़ना है? हमें 5वें पॉइंट पे पढ़ना है भारतीय मरुस्थल के बारे में जानना है। हमें 5वें पॉइंट पे क्या जानना है? भारतीय मरुस्थल के बारे में। अगर छठे की बात करें, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं के बारे में जानना है। ये तो एक हिमालय की एक अलग हो गई, और दूसरे जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं इनको 6 भागों में हम लोगों को बांट के पढ़ना है। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये पॉइंट हमें एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे ये भौगोलिक विभाजन का अगर हमने देखा 6 प्रमुख भागों में बांटा गया भौतिक प्रदेशों में। नंबर 1 द्वीप समूह, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल और उत्तर पूर्वी माला। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के अनुसार हमने बता दिया था, ये सारी चीजें समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया तटीय स्थान, जो ये मिट्टियां होती हैं ये एंड में आके कहाँ रुक जाती हैं? लास्ट वाले पॉइंट पे रुक जाती हैं, जिससे यहाँ से इनसे क्या निर्माण होता है? इनसे तटीय मैदानों का निर्माण होता है। अब तटीय मैदानों की बात करें, यहाँ पे जैसे भारतीय तटीय मैदान की बात करें, बहुत सारे हैं। उत्कल तटीय मैदान, उत्तरी सिरकार मैदान, कोरामंडल तटीय मैदान, ठीक है, यहाँ पे मालाबार तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना स्टार्ट करें तो हमें बहुत सारे तटीय मैदानों को देखने को मिलता है। ठीक है, उत्कल तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान, इससे ठीक जितनी भी नदियां होती हैं, अगर हम बात करें नदियों की, जितनी भी नदियां होती हैं, अगर चाहे ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रही हो और चाहे वेस्ट से ईस्ट की ओर बह रही हो, वो इंड में जाके जो अपने साथ मिट्टियां और जो सिल्क लाती हैं, जो मलबा लाती हैं, वो इंड में जाके जम जाता है, लास्ट में जाके जम जाता है। और यही कारण है, जब जम जाता है तो ये हमारे तटीय मैदानों के रूप में ये तटीय मैदानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम इस मैप में देखने की कोशिश करें तो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग 7,500 मीटर जो तटीय मैदान है हमारी भारत रेखाओं के साथ, ठीक है, 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं ये 7,500 के लगभग। ठीक, अब जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप में हमें सबसे पहले अगर इस वाले इलाके में देखा जाए, अगर इस मैप को देखना स्टार्ट किया जाए हम लोगों को, ठीक है, इस मैप को हम देखना स्टार्ट करें तो इस मैप में हमें यहाँ पे इस वाले इलाके में क्या देखने को मिलता है? इस वाले इलाके में हमें जैसा कि पता है, इसमें हमें हिमालय देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हिमालय। यहाँ पे हमें हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, और जब इस वाले इलाके में आ जाते हैं तो इस वाले इलाके में हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे मरुस्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ये वाला इलाका है, जो ये वाला इलाका है, ये क्या कहलाते हैं? ये वाला बीच वाला, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार कैसे बनते हैं ये आप लोगों को पता है कि जैसा कि हम लोग जब देखना स्टार्ट करते हैं कि समुद्र की चारों ओर से घिरा हुआ भाग,
समुद्र की चारों ओर से घिरा हुआ भाग जो बनाता है वो क्या बनाता है, वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताता है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार बनाते हैं। और तटीय मैदान क्या कौन से होते हैं, तटीय मैदान होते हैं ये वाले इलाके। जैसे इस वाले इलाके में जब हमारा सिल्क या मिट्टियां जम जाती है, मलबा जम जाता है, जब नदियों का बहाव अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो ये वाला इलाका क्या कहलाता है, ये वाला इलाका जो है ये कहलाता है हमारा, ये इलाका कहलाता है तटीय मैदान। और जो हमें सबसे बड़ा पता है, जब हमारा तब हम बात करते हैं आगे, जब तटीय मैदान तो हो गया, नंबर 1 ये हो गया हिमालय, मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, तटीय मैदान हो गए। अब बात करने वाले हैं सबसे बड़े मैदान की, जो हमारा मैदान आता है, मैदानी इलाका आता है मैदान की। अगर मैदान की बात करें हम सबसे पहले, तो ये हमारा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वाला इलाका है, ये हमारा मैदान कहलाता है, ये हमारा मैदानी इलाका है। ठीक है, तो इसको हम इस भागों में बांट के पढ़ना है, हमें इस भागों में बांट के पढ़ना है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस किन भागों में बांट के पढ़ना है। नंबर 1 ये मरुस्थल वाला, अगर राजस्थान की बात करें, मरुस्थल वाला इलाका हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल, भूटान या सिक्किम तक लेके ये हमारा हिमालय फैला हुआ है, ये हिमालय वाला इलाका हो जाता है। अगर हम बात करें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार वाला जो इलाका है, ये हमारे मैदानी इलाके बन जाते हैं। और ये बीच का इलाका जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण करते हैं। और लास्ट वाला इलाका जो है वो तटीय इलाका बन जाता है। उसके बाद हमें अगर द्वीप की बात करें, तो हमें यहाँ पे द्वीप देखने को मिलता है, लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे हर चीज हमें द्वीप को देखने के रूप में मिल रही है, यहाँ पे हर जानकारी हमें देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हमें भौगोलिक जो विभाजन है वो कैसे बांट के पढ़ना है। ये आपको लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक बार कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट वो भी बताएं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई, हम इसको बांट के हमें सबसे पहले पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो तो एक बार बता दें, तब तक हम पानी पी लेना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तटीय मैदानों के बारे में समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझ लिया, मैदान के बारे में भी समझा कि अब इनको हम एक एक भागों में बांट के पढ़ना है। अब एक एक भागों में बांट के पढ़ना है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, अगर हम बात करें जैसे हिमालय है, अगर मैप, खाली मैप देखें, मैंने पहले बताया क्लास स्टार्ट होने से पहले कि आप लोग एक सिंपल सादा सा मैप लेके बैठ जाएं, जिससे आप लोगों को भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक बार, अब ऐसे अपने मन से भरना, एक मैप लेना, या तो आप एक अपनी कॉपी सादा पेज लीजिए, उसमें भारत का पूरा मैप बनाइए। अब इसमें मैप को समझते हुए चले, मैप को देखते हुए चले। अब जैसे मैप को देखते हुए चले, जब हम पहले ये ब्लैंक वाला मैप देखेंगे, उसके बाद हमें वो भरा वाला मैप देखना है। तो जब हम बात करते हैं मैप की, तो सबसे पहले जब हमने अभी बताया था कि ये वाला इलाका किस इलाके में आ जाता है, ये वाला जो इलाका है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हिमालय कहलाता है। क्योंकि जब तक आप लोगों को मैप में क्लियर नहीं होगा कि हमारा हिमालयी इलाका कौन सा है, पठारी इलाका कौन सा है, और हम बात करें मैदान कौन से हैं, द्वीप कौन से हैं, तो तब तक हमें क्लास का पूरा निचोड़ नहीं समझ में आता है, जब तक हमें पूरा तरह से मैप न क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं मैप को क्लियर होना चाहिए, उसके बाद मैप के बाद हमें आगे चीजें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक, तो ये वाला जैसे कि हमें देखने को ये मिलता है हिमालय से देखो यहाँ हिंदकुश पर्वत से लेकर ठीक है, अब यहाँ तक हमें कहाँ तक देखने को मिल रहा है, धीमे धीमे ये नेपाल वाले इलाके तक, लास्ट तक इलाके वाले में हमें देखने को ये हिमालय इलाका मिलता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाते हैं, ये मैदान, ये वाला इलाका मैदान कहलाता है, और ये वाला इलाका मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की आज थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल हम समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जो आगे हिमालय कैसे बनी, हिमालय के सिद्धांत क्या हैं, हिमालय के बनने के सिद्धांत क्या, कौन कौन किन किन लोगों ने दिया, उसको कल की क्लास में हम एकदम अच्छी तरह से समझेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी आज हम यहाँ पे देखते हैं। हिमालय के बारे में देखा, यहाँ पे देखो जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप, यहाँ पे द्वीप हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे द्वीप देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये हमारे तटीय मैदान बन जा रहे हैं। ठीक, तो हर तरीके से भारत का जो निर्माण हुआ है, भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, वो भौगोलिक विभाजन जो बांटा गया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निचोड़ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बांटी गई है। ठीक है,
तो ये हमारी चीज हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदू कुश पर्वत से लेके यहाँ तक नेपाल तक हमारा हिमालय है। और हिमालय आप लोगों को पता है, हिमालय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हिमालय जो है हमारे देश के लिए भी काफी ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमालय से अगर क्वेश्चन बात करें तो क्वेश्चन हर साल बनते आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन बनता हुआ चला आया है। अब हम बात करें अगर हिमालय की, हिमालय तो हम बात कर चुके हैं, अब भौगोलिक विभाजन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि अभी बताया था, छोटी सी जानकारी हम लोगों को हिमालय के बारे में लिखना है। उसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास जो होने वाली है केवल हिमालय के प्रति होने वाली है। 1 घंटा जो हम देंगे वो हिमालय को देंगे। ठीक, हिमालय का निर्माण कैसे होने वाला है वो को हम अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की। किसकी बात करने वाले हैं? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की। तो इसमें बात करें, इस भाग में हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हिमालय वाला इलाका है, जो हिमालयी इलाका है, जैसे कि इस मैप में देखें, इस मैप में देखें तो यहां से उत्तर से लेके यहां तक हमें पूर्व तक क्या देखने को मिलता है? यहाँ उत्तर से लेके पूर्व तक अगर हम देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पे अगर हम बात करें केवल हिमालय ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। पहाड़ियां जो है कोई जरूरी नहीं कि हिमालय है। तो वही पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में इस भाग में हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। मतलब इस भाग में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में पर्वत तथा उत्तर पूर्वी माला शामिल है। तो जब हम सबसे पहले द्वीप को जब हमने विभाजन करके देखा, विभाजन बांट के देखा, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले ये भी आया था, ये दूसरे ऑप्शन में आया था, जबकि हमने सबसे पहले द्वीप के बारे में समझा था। द्वीप अभी बाद में समझेंगे। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला में ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाले इलाके में हमें क्या पढ़ना है? हिमालय पर्वत तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल है। अब दूसरा पॉइंट देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हमारा दूसरा पॉइंट बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला में अगर हम परिचय देखें, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्वी एशिया के मध्य स्थित एक प्राकृतिक अवरोधक ही नहीं, अभी तो जलवायु एवं संस्कृति विभाजक भी है। ये पॉइंट समझो। ऐसा नहीं है कि हिमालय जो है केवल भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्वी एशिया का मध्य स्थित एक प्राकृतिक अवरोधक तो है ही है, मतलब अवरोधक तो ही है, कई सीमाओं से जोड़ता है। चीन से ले लो, अगर हम बात करें पाकिस्तान से, इधर भी देखो, ठीक, तो कई सीमाओं से जोड़ने का प्राकृतिक अवरोधक ही नहीं, जलवायु का महान, जलवायु एवं संस्कृति की विभाजक का भी एक प्रतीक है। मतलब यहाँ पे हमें जलवायु को बांटने हुए जलवायु को भी देखने को मिलती है। ठीक, अब आगे हम बात करें हिमालय की जानकारी, सामान्य जानकारी। आज हमें हिमालय की सामान्य जानकारी पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद हम लोगों को देखना है, कल देखना है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल क्लास में प्लीज आइएगा। तो ये एक युवा वलित पर्वत है। युवा वलित पर्वत मतलब कि यह एक नया पर्वत है। ये एक कैसा पर्वत है? यह एक नया पर्वत है। ये इसकी ज्यादा एज नहीं हुई है, मतलब ज्यादा पुराना पर्वत नहीं हुआ है, इसका निर्माण अभी हुआ है। ठीक है, तो ये एक युवा वलित पर्वत है। और हम बात करें, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे हमें एक सबसे ऊंची श्रृंखला देखने को मिलती है। वो कौन सी है? वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। वो कौन सी है? वो माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे हमें देखने को मिलती है, माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। हमने देखो, सबसे पहला युवा वलित पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब देखो, जब कभी हिमालय के प्रति क्वेश्चन आ जाए लिखने को, छोटे मोटे एग्जाम में तो नहीं आता है, जो स्टेट पीसीएस होता है, यूपीएससी होता है, उसमें अगर कभी वर्णन आ जाए कि हिमालय की सामान्य जानकारी का वर्णन करो, तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट हमें देखना हुआ चलना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले हमने लिखा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे पहले उसके बाद ये लिखा। ठीक, तो सबसे पहले युवा वलित पर्वत है। ठीक है, उसके बाद विश्व की ऊंची पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे देखने को मिलती है। माउंट एवरेस्ट की चोटी भी यहीं पे देखने को मिलती है। अगर लंबाई की बात करें, लंबाई इसकी 25 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात करें 400 से 160 किलोमीटर। 1:30 बजे खत्म, मैं 10 मिनट 5 मिनट। ठीक है, ठीक है। तो ये हिमालय के बारे में जो जानकारी आने वाली है वो उसको हम कल पढ़ेंगे, कल पूरा हिमालय का देंगे। लेकिन आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन कल जो क्लास होने वाली है वो हिमालय के लिए है, पूरी तरह से होने वाली है।
आज के लिए धन्यवाद।